नमस्ते, आप सभी को स्वागत है कि नए वीडियो में। जो भी स्टूडेंट इस बार क्लास 10th में और बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं तो प्लीज आप लोग इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि यह वीडियो आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है। इस वीडियो में मैं आप सभी को क्लास 10th का हिस्ट्री यानी इतिहास का VVI सब्जेक्टिव क्वेश्चन बताऊंगा, जो काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और इस तरह का क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। और इस क्वेश्चन को देखते हैं तो बहुत सारे आपको ऑब्जेक्टिव क्लियर हो जाएगी और उसके बाद बहुत सारे सब्जेक्टिव भी तैयार हो जाएगा। तो प्लीज आप लोग अंत तक जरूर देखें और वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और जो आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, एक बार तो पहले लाइक कर दीजिए, आप लोग लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर भी कर लीजिए, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है, इटली के एकीकरण में मेजनी का महत्वपूर्ण योगदान था, कैसे? यानी आपको बताना है कि इटली के एकीकरण में मेजनी का महत्वपूर्ण योगदान है, कैसे? क्वेश्चन है, बिल्कुल समझेंगे और याद रखिएगा, रटना नहीं समझना है, ठीक है ना। यहाँ रटवाएंगे नहीं, बिल्कुल आपको समझाएंगे और ध्यान से सुनिए ना, बिना स्किप किए हुए, आपको हमेशा माइंड में सेट हो जाएगा, ठीक है ना। तो प्लीज आप लोग ध्यान से सुनिए और किसी तरह की कोई समस्या होगा लास्ट में हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो इसमें क्वेश्चन था कि इटली के एकीकरण मेजनी का क्या योगदान था। मेजनी तो जानते हैं, तो इसी का क्या योगदान था। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं और बिल्कुल आपको समझाने की कोशिश। और जो इसमें टेक्स्ट लिखा हुआ है ना, बिल्कुल अपना भाषा में है, समझे ना, ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए, ठीक। तो देखिए, मेजनी को एकीकरण का मसीहा कहा जाता है। किसको किसको मसीहा कहा जाता है? मेजनी को। किसका? इटली का एकीकरण का। राष्ट्रवादी भावना से प्रेरित होकर मेजनी ने कार्बोनिक, यह कार्बोनिक होगा, कार्बोनिक की सदस्यता ग्रहण की, ठीक है। मेजनी क्या किया? यानी राष्ट्रवादी भावना, यानी राष्ट्र के प्रति प्रेम और एकता की भावना। तो राष्ट्रवादी भावना से प्रेरित होकर मेजनी ने कार्बोनरी के सदस्यता ग्रहण की। किसका? कार्बोनरी का। याद रखिएगा, किसका सदस्यता ग्रहण की? कार्बोनरी का सदस्यता ग्रहण की, ठीक है ना। कार्बोनरी का, ठीक है। कौन? मेजनी। अपने गणतंत्रवादी उद्देश्य के प्रचार के लिए मेजनी ने 1831 में यंग इटली तथा 1834 में यंग यूरोप का गठन किया। याद रखिए, पहला है कि एकीकरण का मसीहा कहा जाता है, दूसरा कार्बोनरी का सदस्यता ग्रहण किया, और तीसरा है कि गणतंत्रवादी, यानी गणतंत्रवादी उद्देश्य क्या है? जो जनता के लिए हो, जनता के हित के लिए नियम कानून हो। तो वही गणतंत्रवादी उद्देश्य के प्रचार के लिए मेजनी ने 1831 में यंग इटली और 1834 में यंग यूरोप का गठन किया। समझे? याद रखिए, 1831 में यंग इटली, 1834 में यंग यूरोप। इसका सदस्यता उसने युवाओं को बनाया। और किसको बनाया? युवा। वो जानता था मेजनी कि इटली का एकीकरण संभव जब ही होगा जब तक हम युवा को एकत्र नहीं करेंगे, ठीक है ना। जब तक युवा को इकट्ठा नहीं करेंगे तब तक इटली का एकीकरण संभव नहीं था। इसलिए हमेशा युवा वर्ग को प्रेरित करता था, हमेशा युवा वर्ग के लोगों के अंदर ये राष्ट्रवादी भावना को विकास करता था, ताकि आने वाले समय में यह देश का एकीकरण कर सके और देश में योगदान अपना दे सके, ठीक है ना। तो 1831 में यंग इटली और 1834 में यंग यूरोप का स्थापना किया। इसका सदस्य उसने युवा को बनाया। इटली का मुख्य उद्देश्य इटली के ऑस्ट्रेलिया को प्रभाव से मुक्त कराना कर उसे एकीकरण करना था। अब देखिए, यह है मेजनी का, यह इटली नहीं, मेजनी का मुख्य उद्देश्य इटली को ऑस्ट्रेलिया के प्रभाव से मुक्त कर उसे एकीकरण करना था। तो आपको पता होना चाहिए कि इटली पर किसका अधिकार था? ऑस्ट्रेलिया का। तो मेजनी का यही उद्देश्य था कि जो इटली पर से ऑस्ट्रेलिया को प्रभाव हटाए, ठीक है ना। क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के चांसलर आपको पता है ना, मेटरनिक, जो घोर प्रतिक्रियावादी था, तो उसका हस्तक्षेप इस पर से हटाए, तब जाके किसका एकीकरण करे? इटली का एकीकरण करना था। और मेजनी अपने प्रयास में असफल रहा। ये बार बार कोशिश तो किया लेकिन लास्ट में असफल रहा, सफल नहीं हुआ। कौन? मेजनी, ठीक है। तो समझ गए। आई होप कि इस तरह का क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आए मेजनी से रिलेटेड, आप बना लीजिएगा। तो समझ गए ना, मेजनी को इटली का एकीकरण को मसीहा कहा जाता है। राष्ट्रवादी भावना से प्रेरित होकर मेजनी ने कार्बोनरी के सदस्यता ग्रहण की और अपने गणतंत्रवादी उद्देश्य को प्रचार के लिए 1831 में क्या चीज किया? यंग इटली, और 1834 में यंग यूरोप का गठन किया। इसका सदस्य उसने किसको बनाया? युवा को।
मेजनी का मुख्य उद्देश्य था इटली और ऑस्ट्रेलिया को प्रभाव से मुक्त कर उसे एकीकरण करना था, और मेजनी अपने प्रयास में असफल रहा। तो आई होप मेजनी वाला आप समझ गए होंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। और क्वेश्चन 2 है, जर्मनी के एकीकरण की बाधाएं क्या थी? यहाँ बाधाएं होना चाहिए, जर्मनी के एकीकरण के बाधाएं क्या थी? ठीक है, तो ये बाधाएं होना चाहिए, ये बनाए, थोड़ा टाइपिंग में मिस्टेक हो जाता है। तो जर्मनी के एकीकरण के अनेक बाधाएं थी। इटली और जर्मनी के एकीकरण के सबसे बड़ी बाधा एक ही था, मैं आपको बता देता हूं, वो था ऑस्ट्रिया। क्योंकि ऑस्ट्रिया के चांसलर कौन था? वो मेटरनिक। वो बहुत ही हस्तक्षेप डालता था, यानी अपना अंदर रखता था। किसको? इटली और एकीकरण जर्मनी को। तो इसका बाधाएं क्या था? तो देखिए, पहला है जर्मनी के एकीकरण में अनेक बाधाएं थी। पहला, लगभग 300 छोटे राज्य। अब बताइए, एक जर्मनी था, यहाँ आपको पता होना चाहिए घर में 10 व्यक्ति एक साथ नहीं हो पाता है लोगों से, एक सबका विचार एक नहीं होता है, सबका सोच एक नहीं हो पाता है, और यहाँ 300 छोटे छोटे राज था। अब बताइए, ये 300 छोटे छोटे राज को एक करना कितना मुश्किल काम था? 300, एक दो नहीं, 300। तो यही है, लगभग 300 छोटे छोटे राज, यानी इतना खंड कर दिया गया था जर्मनी को। 300 लगभग छोटे छोटे राज था। इन राज्यों में व्याप्त राजनीतिक, सामाजिक तथा धार्मिक विषमता। देखिए, पहला कारण तो यहाँ था ही। पहला कारण यहाँ ये था कि इसमें क्या था कि 300 छोटे छोटे राज था। चलिए एक मान लेते हैं कि चलो कोशिश करेंगे तो हो जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी समस्या था कि इनका राज्यों में, इस सभी राज्यों में राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक विषमता था। वहां अलग अलग राजनीति के लोग रहते थे, अलग अलग विचार के लोग रहते थे, सबका सामाजिक विचार अलग था, सबका धर्म अलग था, सब अलग अलग धर्म को सपोर्ट करते थे, मानते थे। तो बताइए कैसे होगा अगर एक देश में अलग विचारधारा के लोग रहने लगे, अलग धर्म के नाम पर, राजनीति के नाम पर, सामाजिक के नाम पर अलग अलग लोग रहने लगे, तो क्या उसका एक हो पाएगा? नहीं, कितना मुश्किल काम होगा, है ना। चलिए, तीसरा है राष्ट्रवाद की भावना का अभाव। अब बताइए, जब धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, राजनीति के नाम पर जब वहां असमानताएं है, यानी भेदभाव है, तो क्या उसमें राष्ट्रवादी भावना होगा? नहीं। जब ये सब है तो पहले है कि उसके अंदर राष्ट्रवादी भावना के अभाव है, ठीक है ना। जब ये नहीं रहता, ये दूसरा कारण नहीं रहता, तो वहां तो राष्ट्रवादी भावना रहता। लेकिन ये दूसरा कारण है, तो क्या है? वहां राष्ट्रवादी भावना का अभाव है। तो चौथा कारण है ऑस्ट्रिया का हस्तक्षेप। मैं बताया हूं पहले ही कि ऑस्ट्रिया का चांसलर जो मेटरनिक था ना, वो घोर प्रतिक्रियावादी था। तो वही ऑस्ट्रिया का हस्तक्षेप और मेटरनिक के प्रतिक्रियावादी नीति। जो भी अच्छा काम होना चाहता थी इटली जर्मनी में, सबको विरोध करता था। कौन? नहीं होने देता था मेटरनिक। समझ गए ना। तो यही दूसरा क्वेश्चन का आंसर है। समझ गए कि लगभग 300 छोटे छोटे राज्य, इन राज्यों में व्याप्त राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक विषमता और राष्ट्रवाद की भावना का अभाव, और ऑस्ट्रेलिया का हस्तक्षेप तथा मेटरनिक का घोर प्रतिक्रियावादी नीति। मैं समझा दिया उसको। चलिए नेक्स्ट देख लेता हूं। और तीसरा क्वेश्चन है, राष्ट्रवाद क्या है? राष्ट्रवाद क्या है? पहले तो इसको हम समझते कि राष्ट्रवाद है क्या और इसको लिखेंगे कैसे। मान लीजिए आप जिस देश या जिस राज्य में रहते हैं या जिस क्षेत्र में रहते हैं, वहां क्या कीजिएगा, आप वहां के प्रति आपको तो एक ऐसा भावना हो जो उस क्षेत्र के हित में हो, क्षेत्र के लोगों के हित में हो, उस राज्य के हित में हो, उस राज्य को लोगों के हित में हो। तो इस तरह का भावना को हम राष्ट्रवाद कहते हैं। समान भाषा में इसका एक अर्थ निकाला जाए, इसका परिभाषा निकाला जाए, तो अगर राष्ट्र के प्रति, यानी आपको राष्ट्र के प्रति प्रेम और एकता की भावना होनी चाहिए, उसे हम क्या कहते हैं? राष्ट्रवाद कहते हैं। यानी प्रेम और एकता की भावना। प्रेम अगर आपके अंदर रहेगा तो आप राष्ट्र के सभी लोगों को, या गरीब हो, अमीर हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सबको एक नजर से देखिएगा, सबको प्रेम कीजिएगा, ठीक है ना। और एकता की भावना होना चाहिए। एकता यानी सब एक हो, या कोई भी जाति धर्म कोई भी लोग हो, सब क्या हो? एक हो। आप एक सोचिएगा, ठीक है ना। तो वही राष्ट्रवाद है। यानी राष्ट्र के प्रति प्रेम और एकता की भावना को हम राष्ट्रवाद कहते हैं। ऐसे भी लिख सकते हैं। चलिए और ये देख लेते हैं क्या है। इस तरह से भी लिख सकते हैं। अपना देखिए, समझिए, आप लिखने के तरीका अपने अपने अनुसार लिख लीजिएगा, जैसे समझिएगा वैसे लिख लीजिएगा। देखिए, राष्ट्रवाद किसी भौगोलिक
वे सांस्कृतिक वे सामाजिक परिवेश में। अब देखिए भौगोलिक क्या है, भौगोलिक जैसे मान लीजिए आप सिर्फ बिहार में रहते हैं तो ये क्षेत्र हुआ, यानी भौगोलिक क्षेत्र। और भौगोलिक या किसी सांस्कृतिक वे सामाजिक परिवेश में रहने वाले लोगों के बीच और प्रेम एकता की भावना को हम ही क्या कहते हैं, राष्ट्रवाद कहते हैं। ऐसे इसको लिख देंगे। इसको पहले मैं समझा दिया कि राष्ट्र के प्रति किसी भी भौगोलिक हो, सांस्कृतिक हो और वो सामाजिक किसी भी संस्कृति यानी वहां के कल्चर कैसा भी हो, सामाजिक कैसा हो, लेकिन सबके अंदर प्रेम और एकता की भावना हो तो क्या है, राष्ट्रवाद है। समझ गए ना राष्ट्रवाद। चलिए चौथा क्वेश्चन देख लेते हैं। चौथा क्वेश्चन जो काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन, अगर इसको गिना जाए तो टॉप 10 क्वेश्चन अगर हिस्ट्री में लिया जाए ना तो टॉप 1 क्वेश्चन में आ जाएगा, इतना महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन है रूसी क्रांति के किन्हीं 2 कारण का वर्णन करें। लघुत्तरी में पूछेगा 2 कारण, दीर्घोत्तरी में पूछेगा 4-5 कारण, तो याद रख लीजिएगा। तो चलिए हम देखते हैं। तो देखिए रूसी क्रांति के निम्न 2 कारण है। पहला कारण है मजदूर की दयनीय स्थिति। मजदूर की दयनीय स्थिति, रूस में मजदूर की स्थिति अत्यंत दयनीय थी, अत्यंत दयनीय यानी अत्यंत खराब थी। उन्हें अधिक काम करना पड़ता था, यानी उसे अधिक देर क्या करना पड़ता था, काम करना पड़ता था, परंतु उनकी मजदूरी काफी कम थी। किसकी, मजदूर के, यानी अधिक देर काम करना पड़ता था और मजदूर काफी कम दिया जाता था मजदूरी। उनके साथ दुर्व्यवहार किया जाता था। और मजदूर के साथ देखिए दयनीय भी उसका स्थिति बहुत खराब था, उसे अधिक दिन काम करवाना पड़ता था, उसे कम मजदूरी भी दी जाती थी, उनके साथ दुर्व्यवहार किया जाता था, गाली गलौज किया जाता था, मारपीट किया जाता था। मजदूर को कोई राजनीतिक अधिकार नहीं था, कोई अधिकार नहीं था कि अब आपको साथ दुर्व्यवहार कर रहा है, आपको शोषण कर रहा है, आज आपको आप हड़ताल कर लीजिए, जाके आंदोलन कर दीजिए, जाके धरना पर बैठ रहिए, ये सब कोई अधिकार नहीं था। तो क्या कर सकता था, अपनी मांग को समर्थन में वो हड़ताल भी नहीं कर सकते थे। ठीक है ना। तो यही पहला कारण था, मजदूर की दयनीय स्थिति। आपका एक ये क्वेश्चन भी हो जाएगा कि रूस में मजदूर की स्थिति कैसी थी, ये क्वेश्चन होगा तो सिंपल है, बस लिख दीजिएगा। रूस में मजदूर की स्थिति अत्यंत दयनीय थी, उन्हें अधिक काम करना पड़ता था, परंतु उनकी मजदूरी काफी कम थी, उनके साथ दुर्व्यवहार किया जाता था और मजदूर को कोई राजनीतिक अधिकार नहीं था और वो अपनी मांग को समर्थन में हड़ताल भी नहीं कर सकता था। ठीक है। और दूसरा कारण है रूस के किसान की दयनीय स्थिति। वहां मजदूर की दयनीय भी स्थिति था और किसान की भी दयनीय स्थिति थी। क्रांति से पूर्व यानी रूस के क्रांति से पूर्व किसान की स्थिति अत्यंत दयनीय थी, यानी अत्यंत खराब था, बहुत ज्यादा। वो अपने छोटे छोटे खेतों में पुराने ढंग से खेती करते थे। किसान क्या करते थे, अपने छोटे छोटे खेत में पुराने ढंग से कुदाल से यानी जो हाथ वगैरह से खेती करते थे। उनके पास पूंजी के अभाव था, उसके पास क्या था, पूंजी के अभाव था और करों को बोझ से वो करों यानी जो टैक्स होता है इसके बोझ से वो दबे हुए थे। ठीक है ना। कौन, रूस के किसान। तो समझ गए रूस के किसान की स्थिति कैसी थी, वहां अत्यंत दयनीय थी। वो छोटे छोटे भूमि पर पुराने ढंग से खेती करते थे क्योंकि उसके पास पैसे नहीं था कि अलग न्यू आधुनिकीकरण के समय जो मशीन वगैरह है इसका यूज कर सके। उनके पास पूंजी के अभाव था, वो करों के बोझ से दबे हुए थे। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है अक्टूबर क्रांति क्या है, जो काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये इस तरह से हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है, ऑब्जेक्टिव हो या सब्जेक्टिव हो, इस तरह से हमेशा क्वेश्चन किया जाता है। तो देखिए अक्टूबर क्रांति, जिसको हम नवंबर की क्रांति भी कहते हैं, याद रखिएगा। और 7 नवंबर 1917 को बोल्शेविकों ने, एक दल था बोल्शेविक, याद रखिएगा। तो बोल्शेविकों ने लिख दीजिएगा। पेट्रोग्राड एक जगह था। पेट्रोग्राड के रेलवे स्टेशन, बैंक, डाकघर, टेलीफोन केंद्र, कचहरी तथा अन्य भवनों पर अधिकार कर लिया। कौन अधिकार कर लिया, बोल्शेविकों, यानी जो बोल्शेविक दल थे उसने। जगह का क्या नाम था, पेट्रोग्राड। इसका सभी सरकारी भवन, रेलवे स्टेशन, बैंक, डाकघर, टेलीफोन केंद्र, कचहरी, सब पर क्या कर लिया, अधिकार कर लिया। और उस समय वहां के जो शासक थे ना, क्रेंस्की थे, वो डरे भाग गया। कौन भाग गया, क्रेंस्की भाग गया। अब लगेगा ना कि कौन व्यक्ति महान क्रांतिकारी लोग सब आ गए जो हम सब पर कब्जा कर लिया, कहीं मार उड़ न देगा, इसलिए वो डरे भाग गया। कौन, क्रेंस्की, और भाग गया और शासन की बागडोर बोल्शेविक के हाथ में आ गई। ठीक है ना। अब शासन किसको हाथ में आ गया, वो डरे तो भाग गए, अब जो शासन था वो बोल्शेविक दल के हाथ में आ गया। ठीक है ना। और जिसका अध्यक्ष
जिसका अध्यक्ष लेनिन को बनाया गया, ठीक है ना, इसमें लेनिन होना चाहिए था, ठीक है, याद रखिएगा। जिसका अध्यक्ष किसको बनाया गया, जिसका अध्यक्ष लेनिन, जिसका अध्यक्ष लेनिन को बनाया गया, लेनिन, जिसका अध्यक्ष लेनिन को बनाया गया, ठीक है ना, जिसका अध्यक्ष लेनिन को बनाया गया, याद रखिएगा। और इस क्रांति को बोल्शेविक क्रांति या नवंबर की क्रांति भी कहते हैं। तो समझ गए क्या था। 7 नवंबर 1917 को बोल्शेविकों ने पेट्रोग्राड के रेलवे स्टेशन, डाकघर, कचहरी, अन्य सरकारी भवनों पर अधिकार कर लिया और केरेंस्की भाग गया वहां से। अब शासन के बागडोर किसके हाथ में आ गया, बोल्शेविक के हाथ में आ गया। और बोल्शेविक ने लेनिन को अपना अध्यक्ष बना दिया कि लो आप ही संभालिए इस चीज को, आप ही कैसे करना आप कीजिए। और इसी को हम बोल्शेविक क्रांति, नवंबर की क्रांति भी कहते हैं, ठीक है ना, और अक्टूबर क्रांति भी कहते हैं, याद रखिएगा, ठीक। चलिए अगला है खूनी रविवार क्या है, यह भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। खूनी रविवार क्या है, तो देखिए खूनी रविवार क्या है। 1950 में रूस और जापान के बीच युद्ध हुआ। किसके बीच युद्ध हुआ, रूस और जापान के बीच युद्ध हुआ। इस युद्ध में रूस एशिया के छोटे देश जापान से हार गया, यानी रूस और जापान में 1905 में युद्ध हुआ और जापान से रूस हार गया। जापान इतना बड़ा, रूस इतना गो था, सॉरी रूस इतना गो था और जापान इतना गो था, इससे ये हार गया। अब हारने के बाद क्या हुआ, रूस की जनता ने क्रांति कर दी। कहाँ के जनता, रूस की जनता, कि क्यों हार गए, सवाल जवाब पूछने लगे अपने सरकार से। आप ही बताइए, आप ही को देश में किसी तरह से कोई ऐसा घटना हो जाएगा जिसका आप उम्मीद नहीं रहेगा, तो सवाल किससे कीजिएगा, सरकार से ही न कीजिएगा। तो वहां के जनता ने किससे सरकार सवाल कर क्रांति कर दी, किसके विरोध में, सरकार के विरोध में। और 9 जनवरी 1905 को लोगों के समूह प्रदर्शन करते हुए सेंट पीटर्सबर्ग स्थित महल की ओर जा रहे थे, यानी सेंट पीटर्सबर्ग स्थित महल थे राजा के, वहां जा रहे थे, ठीक है। और जार की सेना ने इस निहत्थे, जार मतलब रूस में राजा को जार कहा जाता है, यानी सम्राट कहा जाता है, सम्राट को जार कहा जाता है। तो वहां के जार की सेना ने इस निहत्थे यानी खाली हाथे थे, सिर्फ सवाल जवाब करने जा रहा था कि बताइए कि आप क्यों हार गए। निहत्थे थे, इसके हाथ में कुछ नहीं थे, उस पर गोलियां बरसाई जिसमें हजारों लोग मारे गए। और यह घटना रविवार के दिन हुई थी, इसलिए इसे खूनी रविवार को नाम से भी जाना जाता है, ठीक है ना। तो समझ गए ना खूनी रविवार क्या है। कोई दिक्कत, किसी तरह की कोई समस्या, समझ गए होंगे कि 1905 में रूस और जापान में युद्ध हुआ था, जापान से रूस पराजित हो गया, जिसके कारण वहां के रूस के जनता ने क्रांति कर दी। और 9 जनवरी 1905 जो राजा के महल कहाँ थे, सेंट पीटर्सबर्ग में स्थित था, वहां जा रहा था। जाने के बाद वो जार की यानी राजा की सेना ने इस पर गोलियां बरसाई जिसमें हजारों लोग मारे गए। और ये दिन रविवार के दिन था, इसलिए इसे खूनी रविवार भी कहते हैं। समझ गए ना, कोई दिक्कत। चलिए अगला है 7वां क्वेश्चन, रूस से पूर्व किसान की स्थिति कैसी थी, क्रांति से पूर्व किसान की स्थिति कैसी थी। ये क्वेश्चन हम कारण में भी पढ़े थे, रूसी कारण। तो क्रांति से पूर्व किसान की स्थिति अत्यंत दयनीय थी, मैं पहले ही बता चुका हूँ। वो छोटे छोटे खेतों पर पुराने ढंग से खेती करते थे, उनके पास पूंजी के अभाव था और वो करों को बोझ से दबे हुए थे। इस क्वेश्चन को मैं पहले भी समझा चुका हूँ, ठीक है ना, तो याद रख लीजिएगा। चलिए 8वां क्वेश्चन है, इससे भी 2 क्वेश्चन बन जाता है। नपाम एवं एजेंट ऑरेंज क्या है, वर्णन करना है, यानी नपाम और एजेंट ऑरेंज को वर्णन करना है। तो देखिए पहले नपाम को देख लेते हैं। यह एक रासायनिक हथियार था। अब नपाम की जगह रहेगा रासायनिक हथियार एवं एजेंट ऑरेंज का वर्णन करें तो समझ जाइएगा। नपाम क्या था, एक रासायनिक हथियार था, यानी नपाम को हम रासायनिक हथियार भी कहते थे। यह अग्नि बमों में, किस बमों में, अग्नि बमों में गैसोलीन के साथ, किसके साथ, गैसोलीन के साथ मिलकर एक ऐसा मिश्रण तैयार करता था जो त्वचा से चिपक जाता था और जलने लगता था। इनका उपयोग अमेरिका ने वियतनामी युद्ध में किया था। समझ गए ना, नपाम क्या एक रासायनिक हथियार था। ये अग्नि बमों में गैसोलीन के साथ मिलकर, आपको याद रखेगा, पूछ देगा कि नपाम किसके साथ मिलकर मिश्रण तैयार करता है, तो गैसोलीन के साथ मिलकर एक ऐसा मिश्रण तैयार करता था जो त्वचा से चिपक जाता है, यानी आपको स्किन से चिपक जाता है और वो जलने लगता है। इसका उपयोग अमेरिका ने वियतनाम युद्ध में किया था और आपको जलने लगता, भी जल जाते उससे। अगला है एजेंट ऑरेंज क्या है, इसी का पार्ट दूसरा। तो देखिए यह एक खतरनाक जहर था जिससे पेड़ों को पत्तियों झुलस जाती थी, यानी इसको छिड़काव करने से इसको
पेड़ की पत्तियां झुलस जाती थी और पेड़ खत्म हो जाते थे। समझे ना? एजेंट ऑरेंज एक ऐसा जहर था जिससे पेड़ों को पत्तियां झुलस जाती थी और पेड़ खत्म हो जाते थे, यानी समझिए मर जाते थे। अमेरिका इनका इस्तेमाल वियतनाम में जंगलों के साथ खेत और आबादी दोनों पर जमकर किया। वही वियतनाम युद्ध में रासायनिक हथियार यानी नापाम का भी यूज किया और एजेंट ऑरेंज का भी उपयोग जबरदस्त तरीके से किया। इनका इस्तेमाल कौन किया? वियतनाम में जंगलों के साथ खेतों और आबादी दोनों पर जमकर किया। कौन? अमेरिका ने। समझ गए? तो आई होप ये टोटल क्वेश्चन आपको अपना भाषा में समझ में आया होगा और मुझे उम्मीद है। प्लीज अगर अच्छा लगा तो प्लीज, बहुत ही मेहनत लगता है एक पीडीएफ बनाने के लिए और आपके लिए एक आपको अपना भाषा में इस सब्जेक्टिव को टाइप करने में थोड़ा टाइम लगता है। तो प्लीज आप लोग लाइक और शेयर जरूर कीजिए और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अधिक से अधिक वीडियो को देखिए और लाइक कीजिए, ताकि लाइक करने से देखिए आपके पास पैसा नहीं खर्च होता है। बस मैं मोटिवेट होता हूँ आप सभी से कि हाँ, मैं जो कंटेंट दे रहा हूँ आपको वो अच्छा है, तब ना आप लाइक कर रहे हैं। इसीलिए लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और किसी तरह से कोई सवाल हो उसका कमेंट कीजिए, ठीक है ना? और हाँ, एक बात मैं ये भी बता देता हूँ कि आपको कोई भी ऐसा क्वेश्चन होगा हिस्ट्री या कोई भी सब्जेक्ट के जो समझ में नहीं आया होगा, तो आप किसी भी वीडियो को कमेंट कर सकते हैं उसके नीचे, मैं आपको उसको समझाने की कोशिश करूंगा। तो चलिए, आप सभी को जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।